अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास ओरिजिन ऑफ गैमा रेज है। हम देखेंगे कि गैमा रेज की जो थ्योरी ऑफ गैमा रेज कह लें कि कैसे गैमा रेज आपके पास अराइज होती हैं, कैसे न्यूक्लियस से बाहर निकलती हैं। तो उसमें तीन बुनियादी चीजें हम पढ़ेंगे या तीन डिफरेंट टाइटल्स के तहत देखेंगे। एक हम देखेंगे गैमा रे एमिशन, फिर हम इंटरनल कन्वर्जन का फैक्टर समझेंगे कि ये क्या होता है, न्यूक्लियाई के साथ इसका क्या ताल्लुक है, रेडियो एक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है। फिर इंटरनल पेयर प्रोडक्शन यानी न्यूक्लियस के अंदर एक फिनोमेना होगा। ये सारे तीनों वो मामलात हैं जिसमें से एनर्जी निकलती है न्यूक्लियस से। ठीक है। अब तीनों का डिफरेंट एक स्टाइल है, डिफरेंट एक मामलात हैं, वो सारा देखने वाले हैं। तो ओरिजिन ऑफ गैमा रेज हम सबको पता है कि गैमा रेज कैसे निकलती हैं। जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो गैमा रेज एमिट करता है और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब आम तौर पे जब एक न्यूक्लियस डिके करता है अल्फा या बीटा मिशन से, तो वो आपने एक्साइटेड यानी जो बीटा आपके पास पार्टिकल, जो बीटा मिशन या अल्फा मिशन के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो फिर भी एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो वो अपनी जो एनर्जेटिकली इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं होती कि कोई और पार्टिकल निकाल के फर्दर स्टेबिलिटी ले सके। तो वो अपने आप को अमिट करता है यानी डिके करता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट करके। ठीक है। तो अब आपके पास जो गैमा रेडिएशन होती है इसको हम दो बुनियाद पे रख सकते हैं, दो कैटेगरीज में ले जा सकते हैं कि एक को इलेक्ट्रिक रेडिएशन बोल दें, जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से आपके पास एनर्जी डिफरेंसेस आएंगे, वो जो एनर्जी अमिट होगी उसको हम इलेक्ट्रिक रेडिएशन के तौर पे देखें। और मैग्नेटिक रेडिएशन वो जो न्यूक्लियस के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से जो रेडिएशन एमिट होंगी वो मैग्नेटिक रेडिएशन। आगे चल के डिटेल में इनके बारे में बात आएगी। बिल फर्स्ट आप ये समझो कि ई आई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट की थी और वो लोअर स्टेट में चली गई, जो फाइनल ई एफ कह दो, तो दोनों एनर्जियों में जो फर्क होगा वो डेल्टा ई आएगा। यानी ये जो एनर्जियों का फर्क है ये एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आने पे आया डेल्टा ई। तो जैसे मैंने कहा कि ये तीन बुनियादी इंटरेक्शंस होंगी जिससे हम ये डेल्टा ई को समझेंगे। तो गैमा मिशन, इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन। तो पहले गैमा मिशन को देखते हैं। अब आप देखो जरा कि थोरियम डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल मिट कर रहा है। अब वो जितनी दफा भी एक आपके पास ये अल्फा नॉट देखो तो वो डायरेक्ट आपके पास आ गया 223 पे। मगर अब यहाँ पे इसके अलावा जितने भी वो अल्फा डिके कर रहा है, जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में है, वो एक्साइटेड स्टेट से फिर गैमा मिट करता है और तब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो जनाबे वाला अब क्या हुआ, इसका मतलब अब आपको डिस्क्रीट गैमा मिल रहे हैं। जितना एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का फर्क है उतनी एनर्जी वाले गैमा आपको मिलेंगे, उनका एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो अब जैसे मैंने कहा कि एक शार्प लाइंस वाले होंगे यानी डेफिनेट एनर्जी एक लेवल होगा जिसका डिफरेंस होगा जितनी गैमा इमिट होगी। अब आपके पास जो रिकॉइल एनर्जी होती है गैमा मीटर न्यूक्लियस की वो हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवी होता है उसके मुकाबले पे। गैमा आपके पास हम कहते हैं वो एनर्जी डिफरेंस सारे गैमा के बराबर है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा ई ई आई माइनस ई एफ एच एफ के बराबर लिख दिया। कल के लेक्चर में भी ये बात मैंने समझाई थी। एफ यहाँ पे किस तौर पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा फोटॉन के बारे में आ रहा है। अच्छा जी। अब अगर मैं कहूं कि स्पिन की बात करते हैं कि अगर इनिशियल स्टेट न्यूक्लियस की स्पिन को आप कह दो आई आई और फाइनल स्टेट कह दो आई एफ, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मैं एल से जाहिर कर दूंगा, वो बराबर आएगा एल आ जाएगा आई आई माइनस आई एफ डेल्टा आई। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का लफ्ज बोल रहा हूं, तो इसका मतलब डिफरेंस और सम के बीच में एल की वैल्यू होगी। यानी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आई आई प्लस आई एफ जितनी, कम से कम वैल्यू आई आई माइनस आई एफ जितनी। ठीक होगी बात। तो ये जनाब अब आपके पास लेट्स से अगर आपके पास 4 वैल्यू इनिशियल है, फाइनल वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 2 वैल्यू आ जाएगी, 4 प्लस 2 6 वैल्यू आ जाएगी, यानी 6 और 2 के बीच में एल की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ओके होगी बात। अब इसमें सिलेक्शन रूल्स आ जाते हैं गैमा डिके के, कि जब भी गैमा डिके होगा वो एट लीस्ट एक यूनिट एंगुलर मोमेंटम रखेगा। यानी आपके पास हम कहेंगे यानी जैसे आपको बोहर का सेकंड पोस्टुलेट पता हो, एम वी आर बराबर था एच ओवर 2 आपके पास पाई के।
तो जिसे हम एच कट बोल देते हैं, तो 1 एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट, 4 एच कट के बराबर आपके पास यानी एंगुलर मोमेंटम ये कैरी करेगा यानी। तो आपके पास गैमा डिके में पैरिटी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। यहाँ पे जो डेल्टा आई है ये वेक्टर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब आपने ये नहीं समझना कि उसके मैग्नीट्यूड में एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, हम उसके डायरेक्शन के लिहाज से एक तरह से चाह रहे हैं। स्पिन है ना, तो स्पिन में तो डायरेक्शनल में चेंज हो रही होगी। तो डेल्टा आई, अगर सिर्फ आपने चेंज का मैग्नीट्यूड देखना है तो आई आई प्लस माइनस आई एफ, जैसे आपने ऊपर समझा उसके लिहाज से आप समझ सकते हैं। और अब आपको पता है कि डेल्टा एल जो है वो एल के बराबर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल बराबर है किसके, डेल्टा आई के। तो एक तरह से ये एल की वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा जी, तो अब आपके पास डेल्टा आई कंजर्व्ड होगा गैमा मिशन में, तो आप कहेंगे कि ये डेल्टा आई या एल की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक स्पिन फोटॉन की 1 होती है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि एल या डेल्टा आई यानी चेंज इन जो आप स्पिन निकाल रहे हो वो आपकी जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी जीरो। ठीक, आपके पास क्यों? क्योंकि स्पिन जो आपके पास इंट्रिंसिक स्पिन है फोटॉन की, हम वो कितनी कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं। अब एक बहुत अहम कंसेप्ट आता है मल्टीपोलैरिटी इन गैमा ट्रांजिशन। अब जो गैमा मिशन है उससे हम क्लासिफाइड करते हैं मल्टीपोल ऑर्डर के तहत। क्या मतलब कि आपके पास किसी भी ऑर्डर की जो ट्रांजिशन है वो या इलेक्ट्रिक होगी या मैग्नेटिक होगी। ये शुरू में जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन। अब वो जो भी ट्रांजिशन हो रही है वो या इलेक्ट्रिक होगी या मैग्नेटिक होगी, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मल्टीपोल ऑर्डर जो ट्रांजिशन है उसे हम 2Ls कहते हैं। अब यहाँ पे अब आपको पता है एल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, चेंज से हमने निकाला था हमने वो वैल्यू। तो अगर डेल्टा आई या एल की वैल्यू 1 होगी तो 2 की पावर 1 होगी, तो जवाब 2 आ गया। तो आपके पास इसे हम डाइपोल ट्रांजिशन कहेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 M1 आ जाएगा, यानी अगर वो इलेक्ट्रिक हुई तो आपके पास E1, अगर वो मैग्नेटिक रेडिएशन हुई तो M1 कहलाएंगी। तो डाइपोल 2 आ गया था ना, जो आप 2 की पावर 1 रखी थी, तो डाइपोल ट्रांजिशन। अगर डेल्टा आई एल की वैल्यू 2 हुई तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 4 आ जाएगा। तो इसे हम क्वाड्रोपोल ट्रांजिशन बोल देंगे, ठीक है। और इसे हम जाहिर करेंगे E2 M2, यानी अगर इलेक्ट्रिक हुई तो E2, मैग्नेटिक हुई तो M2। इसी तरीके से अगर हम L की वैल्यू 3 रखते तो 2 की पावर 3 8 आ जाता, यानी ऑक्टा आपके पास आ जाता, पोल ट्रांजिशन आ जाती। तो ये जो पैरिटी की चेंज है न्यूक्लियस डिटरमिन करता है, ये उसकी नेचर ऑफ मल्टीपोल ट्रांजिशन बताएगी हमें। ठीक होगी बात? जैसे मिसाल देता हूं, अगर एल की वैल्यू 2 थी, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल ट्रांजिशन है तो न्यूक्लियर पैरिटी चेंज नहीं होगी। अभी ये कैसे पता चलेगा, नीचे वो फार्मूला है जिससे पता चलेगा कि पैरिटी चेंज कैसे होती है, वो भी मैं बताता हूं। और मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल है तो ये चेंज हो जाएगी पैरिटी। अब ये जरा पैरिटी वाली बला भी समझ लेते हैं कि पैरिटी कैसे बदलती है। तो आपके पास पाई आई, अगर मैं कहूं पैरिटी है इनिशियल स्टेट की, पाई एफ पैरिटी है फाइनल स्टेट की। तो आपने 2 सिलेक्शन रूल्स जो गैमा ट्रांजिशन के पढ़े उनको मैं इस तरीके से अब मेंशन कर सकता हूं। तो इनिशियल और फाइनल आप पैरिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पैरिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब जो मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक होगी तो वो चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक होगी तो वो चेंज हो जाएगी, जरा उस बात पे चलते हैं कि वो कैसे पता चलेगा। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक को 2L पोल कहा जा सकता है, मैग्नेटिक को 2L पोल कहा जा सकता है। अब वो पैरिटी आपके पास -1 की पावर L, ठीक है। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक पोल रेडिएशन होगी। अब देखो, जैसे ये ऊपर मिसाल थी, L की वैल्यू 2 थी, तो आपने कहा था पैरिटी चेंज नहीं होगी, तो -1 की पावर 2 हो गई, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो वो -1 नहीं रहेगी, ठीक। तो ये आपके पास एक तरह से कंसेप्ट आ जाएगा। अच्छा, तो अब आप इसको एक चार्ट के जरिए मैं समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। अब डेल्टा आई एल जो और पैरिटी की जो चेंज है वो अब डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैमा रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रही है, हम नहीं बता सकते कि वो किस किस्म की ट्रांजिशन इन्वॉल्व होकर आ रही है। आपको तो सिर्फ एनर्जी का फोटॉन मिलना है, ठीक है। तो अब देखो M1 होगा एंगुलर मोमेंटम M1, तो जवाब पॉजिटिव आ गया। कैसे? आप L की वैल्यू 1 रखो, 1 + 1 2, तो -1 पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आया, यानी इसका मतलब इसमें चेंज आया है। पॉजिटिव का मतलब समझो चेंज आया है। अब M2 रखो,
तो एल की वैल्यू 2 रखो, तो 2 प्लस 1 3, माइनस 1 की पावर 3, तो वो माइनस में ही आएगा। बात समझ आ गई। इसी तरीके से ई देखो, एल की वैल्यू 1 रखो तो जवाब किस में आएगा, माइनस में। एल की वैल्यू 2 रखो तो जवाब किस में आएगा, पॉजिटिव में। सो ऑन सो। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं। तो पैरिटी की भी अब आपको समझ आ गई। अब हम अगले कंसेप्ट पे मूव करते हैं, जो है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्साइटेड न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट पे ले जाएगा, मगर उसमें एमिशन ऑफ गामा फोटॉन नहीं होगा। अब ये क्या जनाब, अब हम कहेंगे कि जो आपकी एनर्जी की चेंज आई, क्योंकि वो एक्साइटेड से लो स्टेट पे तो गया है, तो वो एनर्जी गई कहां, तो वो एनर्जी हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी जो न्यूक्लियस से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे कि अगर वो एनर्जी, अच्छा चलो उसे मिल गई, तो वो तो एनर्जी वो निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, तो वो एटम को छोड़ देगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंटरनल कन्वर्जन। तो अब आपको समझ आ रही है देसी देसी मतलब, न्यूक्लियर एक्साइटेड था, कहां गया, लोअर स्टेट में, एनर्जी कम हुई, एनर्जी फोटॉन की सूरत में नहीं आई, एनर्जी किसको मिली, जो बाहर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था, पहले शेल वाला ही समझ लो, और उसने वो एनर्जी पकड़ी, एटम को छोड़ के भागा। अब वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस क्या कहलाया, इंटरनल कन्वर्जन कहलाया। अच्छा, अब जी हो कैसे सकता है, न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी न्यूक्लियस के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे मिल सकती है। तो अब वेव मैकेनिकल मॉडल यानी क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। तो आपका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वेव नेचर कैरी करता है, तो हम कहेंगे वो कुछ वक्त जो बिल्कुल के शेल वाला है, तो हम कहेंगे उसका कुछ पार्ट न्यूक्लियस के इनसाइड भी गुजरेगा वेव नेचर के तहत। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है किसके लिए, जैसे मैंने कहा के शेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए, जो न्यूक्लियस के इंतहाई करीब होता है। तो अब न्यूक्लियस डी एक्साइट हो सकता है, अपनी एनर्जी गैमा की सूरत में निकालने की बजाय वो अपनी एनर्जी किसको दे दे, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि अच्छा, ये आपके पास यानी के अलावा एल और एम के साथ भी मुमकिन है, मगर वो ना होने के बराबर, यानी निगलिजिबल ही कह लो उससे। तो काइनेटिक एनर्जी जो अब हासिल हुई, वो अब के ई आ गया, ठीक है, डेल्टा ई माइनस बीई। डेल्टा ई वो एनर्जी थी जो न्यूक्लियस के ने देनी थी, बीई जो बाइंडिंग एनर्जी थी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जिससे पकड़ा हुआ था, वो जितने का फर्क होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बन जाएगी। तो ये अब आपके पास आ गई बात, ठीक है। तो अब आपको पता है बी बाइंडिंग एनर्जी है, यानी न्यूक्लियस ने कितनी मजबूती से पकड़ा, आयनाइज करने वाली एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कह लो। तो ये जनाब अब आपके पास ये न्यूक्लियर एक्साइटेशन का कंसेप्ट आ गया। अब यहां से जो रेडियो एक्टिव सोर्स ने एन गैमा यानी ओमिट किए हैं, यानी तो आप रेज किए हैं, एन ई कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन निकले हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहां पे कन्वर्जन कोफिशिएंट हम देखेंगे, यानी अब एक तरह से हो क्या रहा है, इस कंसेप्ट का मतलब गैमा डिके हुआ हो रहा है। आपने एक मखसूस इंटरवल के अंदर देखा कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कितनी गैमा रेज निकली। तो जनाबे वाला, अब आपने जो कितने फोटॉन निकले कहना ज्यादा मुनासिब होगा, तो आपने कन्वर्जन कोफिशिएंट निकाला अल्फा, एन ई ओवर एन गैमा। इससे आप डिके कांस्टेंट लैम्डा ई और लैम्डा गैमा से भी जाहिर कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन है, अगर वो के से निकले होंगे तो ए के हो जाएंगे, एल से निकले होंगे तो ए एल हो जाएंगे, सो ऑन सो। तो इसका मतलब ये जो बात दो मैंने लिख दी, इसका मतलब कि जो गैमा रे फोटॉन आएंगे वो डेफिनेट एनर्जी वाली होगी, जो इंटरनल कन्वर्जन में यूज होगी, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अब आपके पास डिफरेंट एटॉमिक शेल से भी निकल सकते हैं। तो जो टोटल कन्वर्जन होगा वो कैसे निकल सकते हैं, अल्फा बराबर आ जाएगा एन के प्लस एन एल प्लस एन एम डिवाइडेड बाई एन गैमा। तो आप इसे ए के प्लस ए अल्फा प्लस ए एम, बात समझ गए कि जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो जरूरी नहीं कि सिर्फ के शेल वाले से ही हो, वो एल से भी हो सकता है, एम से भी हो सकता है, अगरचे उसकी वैल्यू इंतहाई इंतहाई कम होगी। तो अल्फा की वैल्यू हम डिपेंड करेगी किस पे, ट्रांजिशन एनर्जी पे। तो मल्टीपोल करैक्टर और एटॉमिक जी पे। तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ अल्फा को हम एक्सपेरिमेंटली भी मेजर कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ गामा लाइंस के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन लाइंस के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी एनर्जी के साथ भी हम उसे मेजर करके देख सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट है इंटरनल पेयर प्रोडक्शन। अब क्या है जनाब, जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है वो ट्रांजिट होता है ग्राउंड स्टेट पे, मगर कैसे, वो वहां पे क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर।
ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तब ये बात मुमकिन होगी। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो ये जो मोमेंटम है, जाहिर सी बात है हम जानते हैं पेयर प्रोडक्शन में न्यूक्लियस का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होगा न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, जो न्यूक्लियस का चार्ज है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके बढ़ जाती है जब आपकी जैसे जैसे 1.02 के करीब या इससे ज्यादा होते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपके पास हम कह सकते हैं लाइट न्यूक्लियर में ये फिनोमेना इजीली देखा जा सकता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर पैदा हुआ है उनके पास अगर किनेटिक एनर्जी हुई तो वो जो 1 पॉइंट आपके पास दोनों का फर्क होगा, यानी एक्साइटेड स्टेट और जो लोअर स्टेट होगी न्यूक्लियस की, उसकी एनर्जी का फर्क -1.02, क्योंकि 1.02 तो रिक्वायर्ड है ना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने के लिए, जो अब बचेगी वो उसकी किनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ तभी होगा यानी जब इंसिडेंट फोटॉन आपके पास इतनी एनर्जी वाला होगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक एनर्जी इतनी एमिट होती है। तो आपके पास ये जो फोटॉन है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिट्रॉन पेयर में, और इस प्रोसेस में जो गामा रे है वो डिसअपीयर हो जाएगी किसमें, कूलम फील्ड के अंदर एक पेयर क्रिएट हो गया। तो ये आपके पास यानी कन्वर्ट हो रही है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में, रिमेनिंग एनर्जी जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। फिर हमने चूंकि मॉडर्न फिजिक्स में पहले पढ़ा हुआ पेयर एनिलेशन होती है, तो ये साथ ही न्यूक्लियस के अंदर ही वो डिके हो जाते हैं, दोबारा दो फोटॉन वहां से निकल आते हैं गामा रे के। तो अब गामा रे एमिशन इसका रेट क्या होगा भाई, कितनी किस रेट से आप इसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक मीन लाइफ अगर हम एक्साइटेड स्टेट की देखें तो वो हमें बताएगी गामा ट्रांजिशन, जिसपे एल जो एल पे डिपेंड करती है। तो आपके पास जो टूल है मैंने बगैर कैलकुलेशन के डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया इस पे। तो टी एल बराबर है 1/टाउ के, ठीक है। तो ये टाउ आपकी क्या है, मीन लाइफ टाइम। तो 8πL+1 एच का टेल 2l+h1 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर है डेल्टा ई ओवर एच सी 2l+1 bl। अब इनमें से जो फैक्टर इस्तेमाल हुए उनके नाम देख लो। टीएल क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जाहिर है 1/टाउ है तो पर सेकंड इसकी यूनिट होंगे। टाउ क्या, मीन लाइफ है एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है। एल आपके पास मल्टीपोल ऑर्डर है, डेल्टा ई ट्रांजिशन एनर्जी है, 2l+1 डायरेक्ट आपने फैक्टोरियल ओपन कर दिया, bl रिड्यूस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।